रहते। ओके, ओए पठानों, ये तुमने क्या शुरू कर लिया हुआ है? बाद में पता चले पता नहीं कौन सी गलत बातें कर रहे हो तुम लोग। किधर है इज्जत इज्जत? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं यार? Okay, so our next topic is reconstruction. डिकंस्ट्रक्शन ये था कि जंग के बाद साउथ टोटली डिमोलिश हो गया था, पॉलिटिकली भी। पॉलिटिकली इसलिए क्योंकि उनकी स्टेट्स ने बगावत की थी, और उस बगावत की वजह से वो अब यूनियन का पार्ट नहीं थी। जबकि इकोनॉमिकली डिवास्टेड हो चुकी थी, क्योंकि जो उनकी एग्रीकल्चर थी वो ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुकी थी, क्योंकि अब एग्रीकल्चर के लिए स्लेवरी मैन पावर थी नहीं। और फिजिकल फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि सारा कुछ तबाह हो चुका था। बेटा हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि साउथ जंग के बाद पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और फिजिकली टोटली डिस्टर्ब हो गया था। तो उसको फ्रॉम द स्टेज ऑफ डिस्टरबेंस से स्टेबिलिटी की तरफ जो वेव लाई, जो मूवमेंट लाई, उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। अब इस रिकंस्ट्रक्शन में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस रिकंस्ट्रक्शन में मल्टीपल पॉइंट्स थे। जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि जो लिंकन था, लिंकन ये चाहता था कि इन लोगों को बिल्कुल माफ कर दिया जाए। जो हमसे अलग हुए, ये सारा कुछ हुआ, उनको बिल्कुल आजाद कर दिया जाए, उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए और नए अमेरिका का आगाज किया जाए। मतलब क्या? मतलब लिंकन पहली बात तो ये चाहता था
किसी भी स्टेट के अंदर अगर 10% लोग, इसको 10% फार्मूला भी कहते हैं, जरदारी का नहीं, लिंकन का। अगर किसी भी स्टेट के अंदर 10% लोग अगर यूनियन को मान लें कि ठीक है हमारे के बाद वफादार रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को मान लें, अब इस बात को समझो कि आउट ऑफ नोवे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? बिकॉज अब कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट भी मौजूद है, जिसके मुताबिक आप अपने कंट्री में स्लेवरी को नहीं रख सकते। वो कहता था जो भी स्टेट ये दो काम कर लेगा उस स्टेट को माफ कर दिया जाएगा और उसको दोबारा सेंटर में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिंकन की डेथ हो गई थी, 1865 में इसका कत्ल हो गया था। तो इसके कत्ल के बाद दो जो है ना वो ग्रुप बन गए। एक साइड पे थी कांग्रेस और एक साइड पे था एंड्रयू जॉनसन, जो उस टाइम प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट बना। अब इन दोनों के दरमियान बहुत शदीद टसल थी। एंड्रयू जॉनसन लिंकन के प्लान को ही आगे फॉरवर्ड करना चाहता था और ये बहुत ज्यादा इसने साउथ को फेवर किया हुआ था, हर बात पे साउथ को फेवर करता था। मतलब इसका जो एजेंडा था वो एंटी ब्लैक था। अब एक बात याद रखनी है, अब स्लेव नहीं यूज करना, अब ब्लैक यूज करना है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, एक बात तुम लोगों ने याद रखनी है कि ब्लैक स्लेव की लाइफ में सिवाय इसके कोई तब्दीली जंग के बाद नहीं आई कि वो ब्लैक हुए हैं और उनकी जिंदगियों में कोई भी तब्दीली नहीं आई, उनको कोई राइट्स शाइट्स नहीं मिले और इवन के उनको अपने राइट लेने के लिए 1863 से 1963 पूरे 100 साल स्ट्रगल करना पड़ी, जिसको हम कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, जो कि इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो लेकिन इन दोनों में तुम्हें फर्क पता होना चाहिए। सिविल वॉर में क्या हुआ? सिविल वॉर में स्लेव से अनफॉर्चुनेटली वो ब्लैक हुए और उनकी जिंदगी में और कोई तब्दीली नहीं आई और जो उनको राइट्स मिले अपने राइट्स को हासिल करने के लिए उनको 100 साल स्ट्रगल करना पड़ी और उस 100 साल स्ट्रगल को कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसके अंदर वो आता है मार्टिन लूथर किंग, आई हैव अ ड्रीम। अभी बस यहाँ पे समझो कि जेफरसन जो था वो एंटी ब्लैक था और साउथ की फुल फेवर में था, जबकि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस वाज प्रो ब्लैक। जी जी, कांग्रेस वाज प्रो ब्लैक, कांग्रेस ब्लैक को सपोर्ट करती थी और कांग्रेस वाज एंटी साउथ। और कांग्रेस जो है वो इसको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि हम साउथ की स्टेट्स को माफ कर दें, बल्कि नहीं, बल्कि कि इनसे ठीक ठाक जो है ना वो बदला लिया जाए। अब इनके दरमियान चेक बैलेंस चेक बैलेंस चेक बैलेंस बिली जो वाला खेल शुरू हो गया। जॉनसन ने क्या किया? जॉनसन ने ये काम किया, उसने, पहले जॉनसन का प्लान देखते हैं। जॉनसन ने क्या किया? जॉनसन ने जो स्टेट्स जिनको अभी ऐड करना था उन स्टेट्स के अंदर जॉनसन ने प्रोविजनल गवर्नर लगा दिए सेंटर की तरफ से। दूसरा उसने काम ये किया, उसने कहा कि हर गवर्नमेंट, सॉरी हर स्टेट अंडर दिस प्रोविजनल गवर्नर, हर स्टेट
अंडर दिस प्रोविजनल गवर्नर, हर स्टेट अंडर दिस प्रोविजनल गवर्नर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाएगी। मतलब अपनी स्टेट जो अपनी लेजिस्लेचर जिसको इकट्ठा करेगी, और वो लेजिस्लेचर 3 काम करेगी। नंबर 1 क्या करेगी? वो इनवैलिडेट करेगी 3 चीजों को। नंबर 1 किसको इनवैलिडेट करेगी? नंबर 1 वो ऑर्डिनेंस ऑफ सेशन को इनवैलिडेट करेगी। मतलब जो अलग होने का ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसको अबॉलिश करेगी। नंबर 2, हर स्टेट अपनी स्टेट में स्लेवरी को अबॉलिश करेगी। और उसके बदले में उन्होंने जंग लड़ने के लिए स्टेट्स ने जंग लड़ने के लिए जितने भी लोन लिए होंगे, हर स्टेट अपने बिहाफ पे उन लोन्स को वापस करेगी। बेटा जो अलग नहीं हुए थे वो लोग, रामेश, वो लोग जब अलग हुए थे 11 स्टेट, तो वो जो ऑर्डिनेंस ऑफ सेसेशन है कि वो उसको इनवैलिडेट करेगी कि आज के बाद हम अलग नहीं होंगे, हम यूनियन के साथ रहेंगे, स्लेवरी को अबॉलिश करेंगे, और जंग लड़ने के लिए जो लोन थे वो हम खुद देंगे। बट इसने एक ऐसा काम किया जिससे कांग्रेस को बहुत गुस्सा आया। इसने पता क्या किया? इसने स्टेट्स को इजाजत दे दी कि आप अपनी मर्जी से अपनी स्टेट में डिटरमिन कर सकते हैं कि आपने किसको वोटिंग राइट देना है और किसको वोटिंग राइट नहीं देना। ये पहला पॉइंट है कि अब इससे जब जाहिर बात है लेजिस्लेचर को अलाउ कर दिया जाएगा। देखो साउथ की मेंटालिटी को समझो इस दौर में साउथ की मेंटालिटी को समझो। देखो साउथ को ये बात कैसी लगती होगी कि जो कल को उनके स्लेव्स थे आज वो उनके इक्वल हो जाएं। तो साउथ हर वो कोशिश करता था कि वो इनको डिच करे, वो इनको डिच करे, वो इनको डिच करे। तो जॉनसन ने जो तीसरा पॉइंट था, जॉनसन का जो तीसरा पॉइंट था, इसने जो हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर थी, जैसे पंजाब असेंबली है, जो हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर थी, उसके अंदर जो वोटिंग राइट था, उसने कहा कि ये जो वोटिंग राइट है ये स्टेट इटसेल्फ डिसाइड कर सकती है। तो स्टेट पहला काम क्या करेगी? किसको वोटिंग राइट का डिनाई करेगी कि तुमने वोट नहीं देना। अब स्लेवरी ब्लैक ब्लैक को अब कांग्रेस कांग्रेस चाहती थी कि ये जो इलाका है हम इसको अकॉर्डिंग टू एक, जैसा नहीं होता वो कोई इलाका हम जीत लेते हैं, कंकर्ड कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर जिस तरह अपनी मर्जी से चीजें करते थे, ये चाहते थे कि हम इस न्यू एरिया को एज ए कंकर्ड प्रोविंस डील करें और अपनी बातें मनवाएं सारी। और कांग्रेस इनके साथ जैसा उनका दिल करे वैसा ही कांग्रेस इनके साथ डील करे। तो कांग्रेस ने जो पहला काम किया वो इन्होंने
ब्लैक्स को राइट देने के लिए एक बिल पास किया जिसको कहते हैं सिविल राइट्स बिल इन 1866। ओके, ये बिल पास होने के लिए पास होके किसके पास जाएगा? एंड्रयू जॉनसन के पास। अच्छा, अब मुझे एंड्रयू जॉनसन की पर्सनालिटी बताओ कि वो इस बिल को क्या करेगा। उसने वीटो किया, तो ये बिल किधर जाएगा वापस? लेजिस्लेचर में। तो लेजिस्लेचर में मेजोरिटी थी सिंगल माइंडेड लोगों की, उन्होंने इस वीटो को क्वालिफाइड वीटो कर दिया 2/3 मेजोरिटी के साथ। तो ये बात याद रखनी है, अपने चेक एंड बैलेंस में लिख लेना। मैंने तुम्हें वीटो की भी मिसाल बता दी और इसकी भी मिसाल बता दी, क्वालिफाइड वीटो की भी। अच्छा, अब तुम्हें एक बात याद रखनी है कि कांग्रेस को एक डर था। कांग्रेस ये चाहती थी कि जो बिल है जिसको हमने लॉ बनाया है, जिस बिल को हमने लॉ बनाया है, ये लॉ तो दोबारा कोई प्रेसिडेंट आएगा और वो कहीं की ऑर्डिनेंस पास करके इस लॉ को खत्म ना कर दे। तो ने कहा कि लेट्स पास अ एन अमेंडमेंट। तो इन्होंने 14th अमेंडमेंट पास की। अब बच्चों, ये 14th अमेंडमेंट किसको फेवर करेगी? 14th अमेंडमेंट किसको फेवर करेगी? ब्लैक्स को, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी स्टेट, नो स्टेट, कोई भी स्टेट किसी ब्लैक को लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रीडम उनका नहीं छीनेगी। एंड नो स्टेट शैल डिप्रीव ब्लैक फ्रॉम लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रीडम। और अपनी डोमेन में कोई स्टेट इनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं करेगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देगी हर किसी को। ये भी 1860 आई गेस 1866 में था ये भी। और इन्होंने ये देखा कि काफी सारी साउथ की स्टेट्स ने, जंग खत्म होने के बावजूद भी ब्लैक्स की जान नहीं छोड़ी थी। अभी तक उनको अपने कब्जे में रखा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कुछ लिंकन ने किया था पहले और जो कुछ जॉनसन ने किया था पहले, उस सब को रिपील कर दिया, अनडू कर दिया। और इन्होंने साउथ के अंदर मिलिट्री रूल, मतलब मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। जी बेटा, कांग्रेस ही कर रही है ना अब। और साउथ को
5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। सबा प्रेसिडेंट को तुमने वैसे क्वालिफाई भी तो कर दिया, प्रेसिडेंट का तो प्रेसिडेंट की ऑलमोस्ट इस दौर में कोई वॉइस नहीं सुन रहा। 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कन्वर्ट कर दिया और हर डिस्ट्रिक्ट का चार्ज एक ब्रिगेडियर जनरल को दे दिया। और इन्हें कहा कि अंडर दिस ब्रिगेडियर जनरल हर स्टेट अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन करवाएगी और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में ब्लैक्स को इक्वल राइट्स एट इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल एंड सोशल लेवल दिए जाएंगे। क्योंकि होता पता क्या था, होता ये था कि ब्लैक्स को उन्होंने बड़ी चालाकी के जरिए उनकी इकोनॉमिक लाइफ उनसे छीन ली। पता क्या किया उनको, उनको कहा कि साउथ में कि ब्लैक जो हैं वो लैंड परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो रहेंगे कैसे? रहेंगे हमारे साथ। कैसे? एज ए टेनेंट बन के। ओके, फिर क्या होगा? जो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस आएगी उसमें कुछ शेयर इनको मिल जाएगा और कुछ शेयर हमको मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इससे कोई उनकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही थी। वो बेचारे दोबारा बॉन्डेड लेबर बनते जा रहे थे। पॉलिटिकली ये शर्त रखी गई कि एक खास लेवल ऑफ लिटरेसी चाहिए और खास लेवल ऑफ प्रॉपर्टी राइट चाहिए। किस चीज के लिए? वोट देने के लिए। उल्लू के पट्टू, अभी वो आजाद हुए हैं, कौन सी लिटरेसी, कौन सी प्रॉपर्टी? असल में क्या किया, उनको वोटिंग सिस्टम से भी अलग कर दिया और सोशली उन्होंने ब्लैक कोड्स पास किए जिनमें एक बहुत मशहूर है जिम क्रो लॉज, सुना होगा तुमने। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे आज के बाद स्कूल्स भी अलग, तुम्हारे हॉस्पिटल्स भी अलग, तुम्हारे होटल्स भी अलग और इवन कि तुम्हारी बसेस भी अलग। यू मतलब हर जगह से तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकोगे बल्कि हमसे अलग बैठोगे। लेकिन नहीं आओ, यहां पे भी कांग्रेस ने कोशिश की। कांग्रेस ने एक और अमेंडमेंट पास की, 15th अमेंडमेंट इन 1870, जिसमें ने कहा कि ब्लैक्स को वोटिंग राइट दिया जाएगा। कैसे? इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर और प्रीवियस सर्विट्यूड।
but very unfortunate, very unfortunate, blacks को 14th और 15th और इवन के 13th, इन तीनों अमेंडमेंट्स पास होने के बावजूद उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने के बावजूद उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। साउथ की स्टेट्स यूनियन के साथ अटैच हो गई, मिलिट्री रूल खत्म हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, बट जो वहां पे ब्लैक्स थे उनकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि 1870 से ऑनवर्ड अमेरिका इंडस्ट्रियली बहुत तरक्की कर रहा था, इतनी तरक्की कर रहा था, इतनी तरक्की कर रहा था कि पूरा फोकस जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर था। और इस इंडस्ट्री के फोकस ने जो लाइफ ऑफ कॉमन मैन थी, सिर्फ ब्लैक नहीं बल्कि लाइफ ऑफ ब्लैक, दोनों कॉमन मैन और ब्लैक दोनों की लाइफ को बहुत पथेटिक बना दिया था। और वो अमेरिका जिसका आइडियल्स थे लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस, उसी अमेरिका के अंदर करप्शन, चाइल्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन, करप्ट प्रेसिडेंसी, करप्ट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स, डिफ्रस्ट्रेशन और नेम एनीथिंग जो उसके अंदर 1870 से 1910 तक मौजूद था। तो इन गंदे हालात को ठीक करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की गई। दिस मूवमेंट इज नोन एज प्रोग्रेसिव मूवमेंट। और पहले हम ये देखते हैं कि ये मूवमेंट स्टार्ट ही क्यों करना पड़ी, व्हाई। फर्स्ट इंस्टेंस पे ये मूवमेंट स्टार्ट ही क्यों करना पड़ी? टेक अ 4 मिनट स्ट्रेच ब्रेक और स्पॉन्स को देखते हैं। इलेवन 20।
ओके, तो जो पहली रीजन थी उस टाइम करप्शन की या हालात खराब होने की, इतने गंदे हालात क्रिएट होने की, दैट वाज ferocious कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे स्टार्ट होती है, तो जो सबसे ज्यादा उस टाइम जरूरत होती है वो ये होती है कि बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए। और अगर बिजनेस रेगुलेट ना हो तो अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर हो जाता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन फेरोशियस कैपिटलिज्म की शक्ल ले लेती है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, फाइन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, बिकॉज अब मैंने बताया कि अमेरिका लिटरली बिकेम वन। उस वन के चक्कर में ग्रोथ हुई बहुत ज्यादा, और ग्रोथ के चक्कर में फेरोशियस कैपिटलिज्म स्टार्ट हुई। लेकिन बिजनेस रेगुलेट क्यों नहीं हुआ? अगला सवाल ये उभरता है कि बिजनेस रेगुलेट क्यों नहीं हुआ। तो उसकी रीजन दूसरी ये है कि उस दौर में जिसने बिजनेस को रेगुलेट करना था वो हो गया था करप्ट। ठीक है, और वो जो करप्ट हो गया था उसको कहते हैं करप्ट प्रेसिडेंसीज। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को हमेशा एक लीडर तस्वर किया जाता है। उनका हिस्ट्री में एक बड़ा नाम कंसीडर किया जाता है कि ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन अगर तुम इस दौर से ऑलमोस्ट इस दौर तक प्रेसिडेंसीज को देखो तो तुम्हें कोई भी बिग नेम नहीं मिलेगा। रदरफोर्ड, बी हायस, जेम्स गारफील्ड, चेस्टर आर्थर, अजीबो गरीब, ये जो प्रेसिडेंट्स थे ये बिग बिजनेस का हिस्सा बन चुके थे। और इनको कहते हैं कि इनकी अपनी बड़े बिजनेसेस की अपनी पॉलिटिकल मशीन्स होती थी। ये ना समझना कि कोई मशीन होती थी, पॉलिटिकल मशीन के बड़े बड़े लोगों ने इन्फ्लुएंसर रखे होते थे और सारे डिसीजन अपने हक में इजीली करवा लेते थे। जब ऊपर करप्शन थी तो इसका इम्पैक्ट नीचे भी आया था। जी जी, माफिया, बिल्कुल माफिया, इनका इम्पैक्ट। लेकिन ये एक पर्टिकुलर टर्म है उसी वर्ड की, तो प्लीज इसको याद रखना, पॉलिटिकल मशीन्स। एक उसी एरा की एक पर्टिकुलर टर्म है ना, तो इसलिए मैंने ये बताई तुम्हें। अच्छा, उसके बाद जब ऊपर करप्शन थी तो नीचे जो सिटी गवर्नमेंट्स थी वहां भी करप्शन थी। करप्ट सिटी और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स, ये लोग सिटीज को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे थे। क्राइम बढ़ते जा रहे थे। अमेरिका के अंदर स्लम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे मेजर सिटीज में। और मेजर सिटीज में और मतलब मल्टीपल कोलैटरल इश्यूज डेवलप होते जा रहे थे। उसके बाद जो बड़ा बिजनेस था, जो बड़े बड़े बिजनेसेस थे, दैट वर डूइंग करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस ने अपनी मोनोपलीज क्रिएट कर ली थी, और मोनोपलीज क्रिएट करके वो अपने ट्रस्ट क्रिएट कर लेते थे, बड़े बड़े ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट की वजह से जो स्मॉलर बिजनेस थे उनको ग्रो ही नहीं करने देते थे। आप में से है कोई बिजनेस बैकग्राउंड से?
आपने इसका नाम सुना है, कार्नेट स्टील या वर्टिकल इंटीग्रेशन का नाम सुना है कभी? और आपने कभी स्टैंडर्ड ऑयल या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का नाम सुना है? अब ये कंपनीज हैं, ये स्टैंडर्ड ऑयल और कार्नेट स्टील, और ये वो मोनोपलीज हैं जो उन्होंने क्रिएट की हुई हैं। बच्चों, क्या होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन? ओह, कैपेसिटी एनहांसिंग। वेरी गुड सिबिका, होल्ड ऑफ ऑल स्टेप्स। अली, आपको बेटा समझ आनी नहीं है, आपको समझ आनी नहीं है। देखो, स्टील बनाने के लिए कितने स्टेप्स, हाँ लीव कर दो, कितने स्टेप चाहिए स्टील बनाने के लिए? सबसे पहले इसकी माइनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद माइनिंग के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग जिसमें मतलब उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टील में, और उसके बाद उसकी रिफाइनिंग की जाती है, और उसके बाद उसकी रोलिंग की जाती है। अब जो बिजनेस मॉडल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ काम करें, कुछ माइनिंग कर लें, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कर लें, कुछ स्मेल्टिंग कर लें, कुछ रिफाइनिंग कर लें, कुछ रोलिंग कर लें। इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने कार्नेट स्टील ने पॉलिसी बनाई हुई थी वर्टिकल इंटीग्रेशन की, कि ये जितने भी काम करने थे इन सब के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था, अपने ट्रस्ट बनाए हुए थे, और किसी छोटे को मौका देते ही नहीं थे। और वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है और जनरल इंटीग्रेशन क्या होती है? ये ऑयल कंपनी थी, जैसे जैसे ऑयल की क्या चीजें होती हैं, ऑयल की ड्रिलिंग होती है, उसके बाद ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके बाद ऑयल की रिफाइनिंग होती है, और उसके बाद ऑयल की सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो स्टैंडर्ड ऑयल ने ये जो रिफाइनिंग वाला पार्ट है इसके ऊपर इतना कंट्रोल किया हुआ था, इतना कंट्रोल किया हुआ था कि ये समझ लो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 to 90% दुनिया की जो ऑयल रिफाइनिंग होती थी वो स्टैंडर्ड ऑयल करती थी। that was that was the level of corruption that was going on. इन सब की वजह से क्या होता था, इन सब की वजह से जो पहला काम हुआ वो ये हुआ कि जब कंपनी जितनी स्ट्रांग थी तो देवर बैड वर्किंग कंडीशंस। इनके हाथ तो सस्ती चीप लेबर लगी थी। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, और तुमने प्लीज आज ये सर्च भी करना है। जब साउथ कभी ये कहता था ना कि नॉर्थ ये जो आजादी आजादी की बातें करता है सिर्फ किस लिए करता है, फॉर द चीप लेबर, तो साउथ वाज जस्ट एंड राइट। बिकॉज अगर आप बाद में देखते हो
तो जितना जुल्म उधर होता था उनके ऊपर एग्रीकल्चर कम्युनिटी में, उतना ही जुल्म उनके ऊपर इधर होता था। किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, तो कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है। और एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स हैं, बस काम काम और काम। और अनफॉर्चुनेटली बच्चों से भी काम करवाया जाता था, बिकॉज ब्लैक के बच्चे स्कूल तो जाते नहीं थे। स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल के तरीके अलग होंगे इनके, और वुमेन को भी कोई राइट नहीं दी कि अनफॉर्चुनेटली वुमेन वेंट फॉर प्रोस्टिट्यूशन। और जो बाकी लोग थे वो सारे भंगी चरसी और जहाज बन गए, नहीं बनाए, थोड़े से बनाए बस। अब जहाजों का जरिया मौज क्या होता है? जहाजों का जरिया मौज क्या होता है? क्राइम। अमेरिका के अंदर क्राइम रेट बढ़ गया मेजर सिटीज में। और जो मेजर सिटीज थे वहां पे सारे के सारे स्लम्स निकलने लगे। तो हर जगह पे स्लम्स ही स्लम थे, और स्लम्स के अंदर हाइजीन की कंडीशन और ये सारा कुछ बहुत बुरा था। और फूड ऐसी थी कि मैं भी बताता भी हूँ कि 2-2 साल पुराना गोश्त भी लोगों को पैक करके खिला दिया जाता था। और सिटीज जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपैंड करने लगे तो नेचर के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा कि डिफरेस्टेशन होने लगी। मतलब आज जो भी तुम्हें पाकिस्तान में मसला नजर आता है, यू कैन राइट इट हियर। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए एक मूवमेंट चलाई गई, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मूवमेंट। हाँ, अब द लेबर क्लास के साथ ही मसला है ना, अमीर क्लास तो मजे कर रही है, अपर क्लास के तो मजे हैं। ठीक है, अपर क्लास तो एंजॉय कर रही है। सो प्रोग्रेसिव मूवमेंट में जो तीन मेन प्रेसिडेंट्स का नाम है, वन इज थियोडोर रूजवेल्ट, सॉरी दो का ही है, एंड द सेकंड इज वुडरो विल्सन। अच्छा यार, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मुझे जरूर देनी चाहिए, तुम लोगों को बतानी चाहिए। आपको पता है किस अमेरिकन प्रेसिडेंट को पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था? दैट वाज 1906 आई गेस। थियोडोर रूजवेल्ट को मिला था। इसने क्या किया था? इसने रसो जापानीज एक वॉर हुई थी, उसको खत्म करवाने में अहम रोल प्ले किया था। दूसरा मिला था वुडरो विल्सन को, इसने लीग ऑफ नेशन बनवाई थी।
तीसरा मिला था जिमी कार्टर को, जिसकी वजह से इसने कैंप डेविड अकॉर्ड करवाया था। ये अरब इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है। और चौथा मिला था ओबामा को। ओबामा कहता था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं बुश डॉक्ट्रिन को चेंज कर दूंगा। यार ये मिला था 2002 में, सॉरी 2000 मेरे ख्याल में 9 में मिला है। ये मिला है मेरे ख्याल में 2002 में। और मेरे ख्याल में ये जो है ये या 1920 में मिला है या 1919 में मिला है। या 1919 में। तो ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। बेटा ये गूगल करना ना कैंप डेविड अकॉर्ड को, कि अरब इजराइल की जो वॉर नहीं हुई थी, और अरब इजराइल की जो वॉर हुई थी, इसराइल की और अरब की जो वॉर हुई थी, इसको खत्म करवाने के लिए कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, जो कि जिमी कार्टर ने करवाया था। उस पीस प्रोसेस की वजह से 2002 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अच्छा हम कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछ सकते हैं कि किसको मिला किसको नहीं मिला, तो यू मस्ट नो दैट। अच्छा उसके बाद जैसे थोड़ा रोजवेल्ट आया, तो उसने आते ही नोट किया कि यार ये जो है ना, जो पहला काम है, उसने कहा कि जो ट्रस्ट है मैंने इनको तोड़ना है, ये जो बड़े बड़े बिजनेस ट्रस्ट है ना मैंने इनको तोड़ना है। उसने आते ही एक्ट पास किया, क्लेटन एंटी ट्रस्ट एक्ट। और इसके तहत जो बड़े बड़े थे ट्रस्ट, जो मोनोपोली क्रिएट किए हुए थे, उसको इन्होंने तोड़ा। उसके बाद इसने दूसरा बड़ा काम ये किया कि इसने एक्ट पास किया, प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट, कि वो जो घटिया किस्म की फूड क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है स्लम्स में, उसको इम्प्रूव किया जाए। और तीसरा इसने एक्ट पास किया, वर्किंग मैन कंपनसेशन एक्ट, कि अगर किसी का काम करते हुए किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का बाजू कट जाता है, तो उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दी जाए, और वेजेस को किसी लेवल में किसी रूटीन में फिक्स किया जाए, वर्किंग आवर्स को जो है वो फिक्स किया जाए। और उसने फिर मतलब इन्वायरमेंट को भी ठीक करने के लिए प्लांट, जिस तरह ट्री प्लांटेशन, इस तरह कुछ चीजें करवाई। और उसने साउथ की डेवलपमेंट के लिए, साउथ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए
देखो ना, साउथ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, अगर साउथ से इमिग्रेशन रोकनी है तो अच्छा, शहरों में अगर पॉपुलेशन को रोकना है तो जो अच्छा तरीका ये है कि वो देहातों में आप पॉपुलेशन को जो है ना वो फैसिलिटीज दो। तो इसने साउथ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए फेडरल फार्म लोन एक्ट पास किया। और फार्म का क्या मतलब होता है? खेत। और इनसे भी जो अच्छा काम किया इन लोगों ने वो ये किया कि इन्होंने 2004 अमेंडमेंट पास की। एक 16th अमेंडमेंट पास हुई इसी दौर में, एक 17th अमेंडमेंट पास हुई, और एक जो है ना वो 18th अमेंडमेंट पास हुई, और एक 19th अमेंडमेंट पास हुई। कफस उदास है यार संभा से कुछ तो कहो। अच्छा यार, इसकी ना डेट्स है ना वो तुम लोगों ने खुद देख लेनी है कि ये कब पास हुई। और अगर ना भी डेट्स याद हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। बस आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ये किस एरा में पास हुई है, मतलब कौन सा इनकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा था जिसके लिए ये पास हुई है। प्रोग्रेसिव एरा, ठीक है, प्रोग्रेसिव एरा। अब पहले ना इनको समझो। देखो, बिजनेस जब बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको चेक करने के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी क्या होती है कि आप बिजनेस जितना कमा रहे हैं आप उनकी हेल्थ देखते हुए सबसे पहला काम ये करें कि उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाएं। और मजे की बात ये है कि यहाँ पे अभी तक इनकम टैक्स था ही नहीं। तो कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, उनके बिजनेस से पैसा निकाल के लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए एक अमेंडमेंट पास हुई जिसको कहते हैं 16th अमेंडमेंट, एंड दैट वाज अबाउट फेडरल इनकम टैक्स। इकराम बेटा, आपने गलत बताई हैं डेट्स। मुझे सारी का तो नहीं पता, लेकिन जो आखिरी तुमने बताई है ना, ये आखिरी तुमने गलत बताई है। 19 में मुझे पता है कि ये 1920 में पास हुई थी। तो प्लीज अपने जो ना वो मौके को ठीक करो, तो बड़ा गलत कर दिया तुमने। अच्छा नहीं हो यार, ये अब तुम खुद ही देख लोगे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे द 16th अमेंडमेंट वाज अबाउट फेडरल इनकम टैक्स, ठीक है। 17th अमेंडमेंट इस बारे में थी, उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना, अगर यहाँ पे हम नीचे सेंटर्स को स्ट्रॉन्ग कर दें, अगर हम सेंटर्स को स्ट्रॉन्ग कर दें, अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो वो प्रेसिडेंसी के ऊपर चेक क्रिएट करेंगे, और जब प्रेसिडेंसी के ऊपर चेक क्रिएट हो जाएगा तो लोग गलत काम नहीं करेंगे। और इस तरह, और वैसे भी यहाँ पे पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, और वो लोग यही चाहते थे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमारे पास राइट्स हों, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीवरेज हो, क्योंकि लोग अब सेंसिबल हो रहे थे। तो एक बात तुम लोगों ने याद रखनी है, ये जो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेंटर्स है ना, ये शुरू से नहीं था, ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट का नतीजा था कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेटर्स कंडक्ट करवाए गए।
और वो लोग जो शराब पी के और बुरे कामों में पड़ के बिल्कुल अपनी जिंदगी से आरी हो चुके थे, उन लोगों को बैक टू लाइफ लाने के लिए 18th अमेंडमेंट पास की गई कि आज के बाद अमेरिका में देयर वुड बी बैन ऑन अल्कोहल प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट, ताकि जब शराब होगी नहीं, ये पिएंगे नहीं, तो दे वुड बी बैक टू लाइफ। और 19th अमेंडमेंट में औरतों को हकूक देने के लिए वुमेन को सफरेज राइट दिया गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक निमोनिक्स है, उससे ये अमेंडमेंट्स तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगी। यू विल नेवर फॉरगेट, मरते दम तक ना, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दीज अमेंडमेंट्स। रेडी? देखो, ये कौन सी अमेंडमेंट है? 16th अमेंडमेंट। इसको तुमने याद रखना है, ये 16 से 16 आने याद रखने हैं, ठीक है? अब ये देखो, 16 आने किससे रिलेटेड होते हैं? मतलब ये वाइल्ड गैस लगाओ कि किस चीज से रिलेटेड होते हैं? मनी से रिलेटेड होते हैं। और मनी के ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो ये तुमने याद रखना है कि द 16th अमेंडमेंट वाज अबाउट फेडरल इनकम टैक्स। जो पहले मिसिंग था, वो इस 16th अमेंडमेंट के बाद फेडरल इनकम टैक्स लगाया गया। डन? बोलोगे तो नहीं? गुड। 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट में इन्होंने वो सेनेटर जो पहले क्या होते थे, पहले इनडायरेक्ट इलेक्ट होते थे ना। देखो, हमारे सेंटर कैसे इलेक्ट होते हैं? हमारे सेंटर इस तरह इलेक्ट होते हैं कि जो हमारा लोअर हाउस है वो सिलेक्ट करता है सेनेटर को। हम लोग सेनेट के वोट नहीं डालते, क्योंकि हम अपने वोट दे देते हैं लोअर हाउस को, और लोअर हाउस बाद में सिलेक्ट करती है सेनेटर को। यूएस के अंदर पहले ऐसे ही होता था, लेकिन आफ्टर द 17th अमेंडमेंट अब जो उनके सेनेटर हैं उनको भी डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। तो 17th अमेंडमेंट वाज अबाउट डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ सेनेटर्स। किसने पूछा था? ये समझ आ गई सबको 17th अमेंडमेंट क्या थी? अब इसको याद करते हैं हम हमेशा हमेशा के लिए। ये देखो, देखो 17 को ना उर्दू में कैसे लिखते हैं? तो 17th अमेंडमेंट वाज अबाउट सेनेटर्स। भूलेगी तो नहीं? ओके। 18th अमेंडमेंट क्या थी? कि वो लोग जो बुरे हालात की वजह से एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल कर रहे थे और बुरे कामों की वजह से क्राइम रेट बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने कहा कि अल्कोहल की प्रोडक्शन भी और अल्कोहल की इंपोर्ट भी बैन कर देते हैं, क्योंकि जब बैन करेंगे तो लोग बुरे काम नहीं करेंगे, दे वुड बी बैक टू लाइफ, एंड चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है? और अब मुझे ये बताओ कि ये शराब जुआ चर्स बंदा कब करता है? 18 प्लस में। ठीक है? तो इससे तुम लोगों ने ये याद रखना है कि द 18th अमेंडमेंट वाज अबाउट बैन ऑन अल्कोहल प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट। 19th अमेंडमेंट वैसे सिंपल है, इसको याद रखना है कि इट वाज रिलेटेड टू 1920
and it is about women's suffrage right. But the important thing is कि अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आई, अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आई आफ्टर द वॉर, लेकिन उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ था कि बहुत बुरे तरीके से जो सिटी लाइफ है वो मुतासर हुई थी। और वो क्यों मुतासर हुई थी, मैंने आपको उसकी 5-6 रीजन बता दी हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन है, पहले लिखो कि क्यों मुतासर हुई सिटी लाइफ, और उसके बाद सिटी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैप्शन ये वो, और उसके बाद लिख देना कि फिर उसको ठीक कैसे किया गया। और उसमें जो मेजर पार्ट अपना देना वो 16, 17, 18 एंड 19 में हमको दे देना। ठीक हो गया? अच्छा, और मेरा पुत्र, मैंने ये कहा है कि अगर क्वेश्चन आए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिस्टम सारा क्यों खराब हुआ, सिटी लाइफ क्यों खराब हुई, तो वो जो 5-6 रीजन मैंने तुम्हें ये बताया है कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट क्यों करना पड़ी वो लिखना, उसके बाद उसके इम्पैक्ट लिखना, और उसके बाद लिखना कि उसको ठीक कैसे किया गया थ्रू प्रोग्रेसिव मूवमेंट। ये दिन दोनों ने मिलके, रमेश, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सॉरी ये जो अमेंडमेंट्स हैं उसके अंदर रोल था इसका। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है इस साल कि अमेरिकन सिविल वॉर से क्वेश्चन जरूर आएगा, बिकॉज अभी तक सिर्फ उसने एक दफा पूछा है अमेरिकन सिविल वॉर से क्वेश्चन, और शायद इस साल जरूर पूछे। अमेरिकन सिविल वॉर was an outcome of clash of economic interest as well as social ideals. Elaborate with arguments. और अब तुमने इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट बनानी है, इसका जो एनालिसिस बनाना है, वो कैसे बनाओगे भला? कि असल में ये सोशल इशू था ही नहीं, दरमियान वाली बात, अंदर वाली बात कुछ और थी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन है कि हाउ अर्बन लाइफ वाज अफेक्टेड इन यूएसए ड्यूरिंग फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट से क्वेश्चन है। मतलब वो टू, यही जो इनिशियल 2 स्टेजेस थी स्टार्ट में, मतलब 1870, 2 स्टेज, यही जो दरमियान वाला पीरियड था, ये जो कोई ना 2 स्टेज में लिख दिया है। देयर इज नथिंग न्यू, बस सिर्फ समझो कि ये 2 स्टेजेस लिखा ही नहीं हुआ ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कर लोगे ये भी। तो ठीक हो गया फिर। और क्लास तुम्हारी आज फिर जल्दी खत्म हो गई है, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये खत्म कैसे हो जाती जल्दी।
कोई बात नहीं, वो आनी नहीं है। अब अगर अब भी नहीं है ना आई किसी को, तो फिर ना आनी नहीं है। आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। आज मैंने, मेरा दिल कह रहा है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। आज मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं क्वेश्चन के लिए। ठीक है फिर। और कल तुम्हारी सेकंड लास्ट क्लास है, और उसके बाद तुम्हारी लास्ट क्लास है, तो बस फिर हम जुदा हो जाएंगे। टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ। और बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाज तो आना ही नहीं है ना मिनी।